अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। भारत ने अमन का मौका जाया कर दिया। कल तक अमन की जो कोशिशें हो रही थी वो अब जंग के इम्कानात में बदल गई हैं। मस्बत बातें हो रही थी, पाकिस्तान की तरफ से हर किस्म के ताउन की बात हो रही थी। अब भारत ने पाकिस्तानी इलाके में जारहियत कर दी है और अब तक अमन के लिए की गई तमाम कोशिशों पर पानी फेर दिया है। अफसोस की बात है, कल रात हुआ क्या और अब आगे होगा क्या, ये सब आपको तफसील से बताएंगे। मगर पहले आपको बताते हैं कि पाकिस्तान आगे क्या करने जा रहा है। DGI-SPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने मीडिया से बात की और कहा कि अब पाकिस्तान भारत को हैरान करेगा, भारत पाकिस्तान के जवाब का इंतजार करे। I said that we will surprise you. Wait for that surprise. I said that our response will be different. See it for yourself. The response will come. And response will come differently. पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन भी है, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने नेशनल कमांड अथॉरिटी की मीटिंग भी बुलाई है। एंड आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज नेशनल कमांड अथॉरिटी, व्हाट डज इट कॉन्स्टिट्यूट। अब प्राइम मिनिस्टर ने आज की मीटिंग में कहा आर्म फोर्सेस को भी, तमाम एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर को भी और पाकिस्तान की 207 मिलियन पॉपुलेशन को भी, गेट रेडी फॉर एनी इवेंचुअलिटी। अवाम तैयार है, आपने पॉलिटिकल पार्टीज की आज रिस्पॉन्स देखा है, सब एक हैं। नाउ इट इज़ टाइम फॉर इंडिया टू वेट फॉर आवर रिस्पॉन्स। द रिस्पॉन्स विल कम एट द पॉइंट एंड टाइम ऑफ आवर चूजिंग, वेयर आवर सिविल मिलिट्री लीडरशिप decides and as a matter of fact has decided. It is your turn now to wait and get ready for our surprise. DGI-SPR की मीडिया ब्रीफिंग से पहले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सरबराही में कौमी सलामती का इजलास भी हुआ, जिसमें सिविल और अस्करी क़यादत शरीक हुई। इस इजलास में अहम फैसले किए गए। इजलास के एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान ने बालाकोट के नजदीक मुबैना दहशतगर्द कैंप को टारगेट करने और बड़े पैमाने पर हलाकतों के भारतीय दावे को मुस्तरद कर दिया। भारत ने एक बार फिर खुद साख्ता, झूठा और गैर जिम्मेदाराना दावा किया है। एलामिया के मुताबिक भारत के इस ढोंग की बुनियाद अंदरूनी इंतखाबी माहौल है। भारत ने खित्ते के अमन सलामती को खतरात से दो चार कर दिया है। कौमी सलामती कमेटी के एलामिया के मुताबिक भारत ने जारहियत का इर्तिकाब किया है। पाकिस्तान वक्त और जगह का इंतखाब करके जवाबी कार्रवाई करेगा। इसके अलावा कौमी सलामती कमेटी के इजलास में फैसला किया गया कि कौम को एतमाद में लेने के लिए पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया जाएगा। ये इजलास जुमेरात को होगा। इसके अलावा एलामिया के मुताबिक वजीर आजम ने नेशनल कमांड अथॉरिटी का खुसूसी इजलास 27 फरवरी यानी कल तलब कर लिया है। ये बहुत अहम इजलास है, इसका जिक्र DGI-SPR ने भी किया। आज बाकायदा तौर पर वजीर खारजा, वजीर दिफा, वजीर खजाना ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में की और कहा कि भारत को जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान अपने वक्त के मुताबिक जवाब अब ये ज़रूर देगा। भारत ने पाकिस्तान की जो अमन की कोशिश थी उसके जवाब में ये दावा किया है। इस वक्त वहाँ क्या सूरत हाल है, जहाँ के हवाले से भारतीय मीडिया और भारतीय हुकूमत दावा कर रही है वाक़यातन क्या दहशतगर्द कैंप मौजूद थे, क्या लोग मारे गए, हमारे नुमाइंदे वहाँ मौजूद होंगे, तफसीलात सारी की सारी आपके सामने रखेंगे। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया मैं शो में ज्वाइन करने के लिए। ज़ाहिर है मुसलसल पाकिस्तान ये कहता रहा कि हम एस्केलेशन नहीं चाहते, मगर आप हमारे प्रोग्राम में जहां भारत को ये कहते रहे कि जी हम चाहते हैं कि अमन की हवाले से हम आगे बढ़ें, आपने ये ज़रूर कहा था कि मैं पाकिस्तानी कौम को कतई तौर पर गुमराह नहीं करूंगा ये कह के खतरा मौजूद नहीं है। और भारत ने आज इस कार्रवाई के ज़रिए और जो मनगढ़ंत दावा है उसके ज़रिए साबित किया है कि वाक़यातन आप दुरुस्त कह रहे थे। मगर शाह साहब, जब पाकिस्तान कह रहा है कि पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करेगा तो क्या ये समझा जाए कि पाकिस्तान और भारत एक जंगी माहौल की तरफ जा रहे हैं जो आज के दावे के बाद भारत ने क्रिएट कर दिया है और मुमकिन तौर पर बदकिस्मती से जंग हो सकती है पाकिस्तान और भारत के दरमियान? शाहजेब, आप जानते हैं कि पाकिस्तान का क्या रवैया था। आप जानते हैं कि जब से ये हुकूमत मुंतखब होकर आई है हमारे क्या तासुरात थे। वज़ीर आज़म का पहला बयान जो था कि अमन की तरफ एक कदम बढ़ाओ, हम दो बढ़ाएंगे। वज़रा खारजा अक़वाम मुत्तहिदा की साइड लाइन्स पर मिल बैठे और मुस्तक़बिल का रास्ता तलाश करें। आप जानते हैं कि हमने बारहा कहा, हम पर दुनिया ने नजरें उठा रखी थी, हमसे तवक्कुआत वाबस्ता कर रखी थी कि हम मगरबी सरहद पर अफगानिस्तान के अमन और रिकन्सिलिएशन के प्रोसेस को आगे बढ़ाएं और हमारी पूरी तवज्जो उस तरफ थी और दुनिया ने एक्नॉलेज किया। आज भी दोहा में वो इजलास जारी है जिसपे पाकिस्तान ने
पूरी शदुमत से कोशिश नेक नियति से की। आप जानते हैं कि जब ये पुलवामा का वाक़या होता है मैं फौरी उसकी मजम्मत करता हूँ। आप जानते हैं कि मैं ताज़ियत करता हूँ। आप जानते हैं कि वज़ीर आज़म ने 21 फरवरी को एक मुफस्सल बयान दिया और उसमें बहुत एक नपा तुला बयान था जिसमें हमने कहा कि अगर आपके पास एक्शनेबल एविडेंस है हमसे शेयर कीजिए, हम तावन करेंगे। अगर आप दहशतगर्दी पर बात करना चाहते हैं तो हम मुतासरीन में शामिल हैं, हम आपके साथ बात करने के लिए तैयार हैं। हमने बरमला कहा कि अगर हम पे जहरियत की गई तो हम इस्तेहकाक रखते हैं अपने दिफा का। हम जहरियत नहीं करना चाहते, हम अमन के ख्वाह हैं, हम अमन के दाई हैं। आज भारत ने जहरियत कर दी है। आज भारत ने पाकिस्तान पर एक किस्म का बड़ा वाज़े हमला कर दिया है और उन्होंने हमारी हवाई खिलाफ वर्जी की है, हमारी ज़मीन पर हमलावर हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख शुक्र है, कोई जानी माली नुकसान नहीं हुआ। उनके दावों की कलाई खुल गई है और मजीद खुल जाएगी इंशाअल्लाह जब मीडिया खुद जाके मुलाहिजा करेगा मौका। अब आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास था, उस पे एक कंप्लीट रिजॉल्व है कि हमने मुनासिब वक्त पर मुनासिब जवाब देना है। ये हमारा मिली फैसला है, ये हमारी सिविल और मिलिट्री लीडरशिप का मुत्तफिक का फैसला है। और ये आज पार्लियामेंट में जो आपने देखा, पूरी पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी अवाम और पूरी पार्लियामान यकजा एक सफ़े पर खड़ी है। आज हमने फैसला किया है कि कल नेशनल कमांड अथॉरिटी का इजलास बुलाया जाएगा 1 बजे और कल ही हमने फैसला किया है कि कल शाम को इंशाअल्लाह हम जो पार्लिमानी लीडर हैं उनको इन कैमरा ब्रीफिंग देंगे, जिसमें मैं वजारत खारजा की नुमाइंदगी करते हुए डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस और डिप्टी एयर चीफ स्टाफ जो हैं वो मेंबरान पार्लियामेंट को, अपना पार्लिमानी लीडरान को, हमारी अपोजिशन जमातों को और हलीफ जमातों को ब्रीफ करेंगे। और उसके बाद जैसे कि सबका ये ख्वाहिश भी थी और मुतालबा थी अपोजिशन का कि जॉइंट सेशन बुलाया जाए, परसों 28 तारीख को जॉइंट सेशन का इनेकाद भी होगा। ये आज मैंने दफ्तर खारजा में पूरी इस्लामाबाद की डिप्लोमेटिक कोर को मदऊ किया, उनको मैंने सारे हालात से, वाक़यात से आगाह किया, ब्रीफ किया, ताकि वो अपने दारुल खिलाफों में पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पहुंचा सके। मैंने हिदायत कर दी है पाकिस्तान के मिशंस को जो मुख्तलिफ दारुल खिलाफों में पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पहुंचा दें। मैं ये भी अर्ज करता चलूँ कि आज मेरी तफसीली गुफ्तगू हुई है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो से और मैंने पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान के पार्लिमान के तासुरात और जज्बात उन तक पहुंचा दिए हैं। अभी आपकी कॉल से 2 मिनट पहले मेरी शेख अब्दुल्ला वजीर खारजा मुत्तहिदा अरब इमारात से गुफ्तगू हुई है और मैंने पाकिस्तानी कौम के जो जज्बात हैं और जो OIC का जो इजलास, काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स का इजलास हो रहा है, जिस पे भारतीय वजीर खारजा को उन्होंने एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर मदऊ किया है, मैंने उनसे कहा कि मैंने आपसे पहले भी अपने तशवीश का इजहार किया था और आज के वाक़े के बाद मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कि अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान पर एग्रेशन की गई है। पाकिस्तान फाउंडिंग मेंबर है OIC का, उसके बरक्स भारत ना मेंबर है ना ऑब्जर्वर है और वो आता है एक मुसलमान मुल्क पर हमला आवर होता है। हिंदुस्तान में मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा है, कश्मीर में कश्मीरियों के खून की होली खेली जा रही है और उसकी वजीर खारजा अगर उस इजलास में आती हैं तो ये हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और मैंने उनसे गुजारिश की है कि अपने फैसले पर वो असर नौ
उस फैसले को देखें। और जो आज जद्दा में OIC का कॉन्ट्रैक्ट ग्रुप का इजलास हुआ है, उसमें कश्मीर कॉन्ट्रैक्ट ग्रुप का, उस पे मुत्तफिका तौर पे उसको कंडेम किया गया है। आज के इस वाक़े को कंडेम किया गया है और पाकिस्तान के साथ यकजहती का इजहार किया गया है, कश्मीरियों के साथ यकजहती का इजहार किया गया है। ठीक है शाह साहब, बिल्कुल ये मजम्मत वहाँ से आई है। अब OIC के इजलास में क्योंकि बुलाया गया है भारतीय वजीर खारजा को, और आपने अपना प्रोटेस्ट भी रिकॉर्ड कराया और कहा कि इस इनवाइट पर उनको डी इनवाइट कर दें, तो वहाँ से जवाब क्या आया? और अगर वो नहीं करते और सुषमा स्वराज साहिबा को बुलाया जाता है तो आप भी जाएंगे या फिर आप नहीं जाएंगे, क्या करेंगे? क्योंकि ऑपोजिशन कह रही है फिर आप बॉयकॉट कर दें। देखिए, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, मैंने उनको, हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं और हमारे दुख सुख के साथी हैं, हमारे उनके साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है, तारीखी ताल्लुक है। मैंने उन्हें वाज़े अपना मौक़िफ़ पेश कर दिया है कि सुषमा जिस इजलास में होंगी, जो एग्रेसर हैं, जो पाकिस्तान पे जिसने एग्रेशन कर रखी है जिस मुल्क ने, उस इजलास में मेरा बैठना मुमकिन नहीं होगा। तो ये बड़ी अहम बात है कि पाकिस्तान फिर इस इजलास में नहीं जाएगा अगर OIC की तरफ से भारतीय वजीर खारजा को बुलाया गया। और सब अब जाहिर है पाकिस्तान कतई तौर पर एस्केलेशन नहीं चाह रहा था, मगर भारत में इलेक्शन है और इलेक्शन में जो कुछ नैरेटिव बिल्डिंग की है नरेंद्र मोदी ने, उसके जवाब में और उसको सेटिस्फाई करने के लिए, उसकी भूख को सेटिस्फाई करने के लिए अगर आज का वाकया हुआ है जिसके ऊपर उनकी तरफ से बाकायदा तौर पर गलत बयानी भी हो रही है, अगर पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करता है, जो कि पाकिस्तान कह रहा है कि हम आपको सरप्राइज करेंगे, सिविलियन और अस्करी क़यादत दोनों कह रही है, तो इलेक्शन तो भी भारत में होने हैं। फिर नरेंद्र मोदी पर प्रेशर आएगा। अब अगर उन्होंने पाकिस्तान पर एक जिम्मेदारी क्रिएट कर दी है कि पाकिस्तान जवाब दे, तो अगर ये जवाब दर जवाब चलता है तो मैं फिर जानना चाहूंगा कि कैसे मौके पर, जब नेशनल कमांड अथॉरिटी का कल इजलास होगा जो कि जौहरी हथियारों के हवाले से है, दोनों जौहरी मुमालिक हैं, जंग की तरफ भी मामला जा सकता है, पाकिस्तान जवाब बहरहाल देगा, वो किसी भी सूरत हो सकता है। देखिए, हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं और हम अपने दिफा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जारियत भारत ने की है, हमारी माकूल पेशकश के बावजूद जारियत भारत ने की है, हमने नहीं की। हमने तो क्या किया, सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा को खत लिखा, प्रेसिडेंट सिक्योरिटी काउंसिल को खत लिखा, और आज मैंने दफ्तर छोड़ने से पहले 2 मजीद खत भेज दिए हैं। उस पिछले खत का हवाला देते हुए मैंने आज की एग्रेशन का, आज जो UN चार्टर की वायलेशन की गई है, आज जो इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन की गई है, आज जो पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को पामाल किया गया है, उसकी बुनियाद पर मैंने सेक्रेटरी जनरल को अक़वाम मुत्तहिदा और प्रेसिडेंट सिक्योरिटी काउंसिल को अपना मरासला भेज दिया है। मतलब साथ में ये बताइएगा, भारत का एक क्लेम है, वो कहता है कि जी पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के कैंप हैं जहां से दहशतगर्दी होती है और वो भारत में आके होती है, और हमने जो टारगेट किया, उन्होंने जो टर्म इस्तेमाल किया वो नॉन मिलिट्री स्ट्राइक का किया, कि हमने ना तो पाकिस्तान की मिलिट्री को टारगेट किया है, ना सिविलियन पॉपुलेशन को टारगेट किया है, बल्कि एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की है जिसमें वो कह रहे हैं कि जो दहशतगर्दी के कैंप थे, जो कि पाकिस्तान कह रहा है कि ना कोई हलाकत हुई, ना कोई मामला हुआ। पाकिस्तान का ये क्लेम नहीं है भारत के हवाले से कि वहां कोई दहशतगर्दी के कैंप है जहां से पाकिस्तान में दहशतगर्दी होती। तो पाकिस्तान जब रिस्पॉन्ड करेगा तो क्या मिलिट्री टारगेट्स को टारगेट करेगा, सिविलियन को टारगेट करेगा, क्या पाकिस्तान बुनियाद बनाएगा अगर पाकिस्तान जवाब देता है? शाहजेब, इस वक्त मजीद वजाहत करनी मैं नहीं समझता कि मुझे करनी चाहिए, या मैं इस बहस में अपने आप को उलझाना चाहता हूं, लेकिन मैं आपको पाकिस्तान का रिजॉल्व और डिटर्मिनेशन, भारत ने तो आज दावा किया कि उन्होंने 3 कैंप तबाह किए, आइए दिखाइए ना वो कौन से 3 कैंप हैं। भारत ने तो दावा किया कि 300-350 दहशतगर्द मारे गए, आइए दिखाइए ना वो 350 दहशतगर्द जो आपने निशाना बनाए वो कहाँ हैं, उनकी लाशें कहाँ हैं, उनका किस अस्पताल में वो ज़ेर इलाज है, हाँ कहाँ उनके जनाजे पढ़े गए हैं, आइए दुनिया को दिखाएं ना। भारत ने ये सियासी नाटक रचाया है, भारत ने सियासत की नजर किया है इस खित्ते के अमन को, और दुनिया को जानना चाहिए, और उम्मा को मैं आज कह रहा हूं कि उम्मा को जानना चाहिए कि एक मुसलमान मुल्क पर, एक मुसलमानों पर जाहरियत हो रही है। ये OIC जो है, ये इसे इस चीज का नोटिस लेना चाहिए और अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। और मैं तवक्को
तवक्को करता हूं कि इस जारहाना कदम की वो मजम्मत करेंगे। और हमारे बाकायदा तौर पर रिपोर्टर्स भी अब उस जगह पर मौजूद हैं और आपके वर्जन लेने के बाद हम अपने रिपोर्टर्स से भी बाकायदा तौर पर दिखाएंगे कि भारतीय दावे में कितनी हकीकत है और उन्होंने आज क्या क्या उस इलाके में जाके देखा है। मगर अब भारतीय वजीर खारजा चाइना भी जा रही हैं। चाइना पाकिस्तान का दोस्त है। चीन से पाकिस्तान का राब्ता हुआ, इस हवाले से चीन क्या कहेगा अगर पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करता है, और आज जो जारहियत भारत की हुई है इस हवाले से, और माइक पोम्पियो ने आपसे क्या कहा, क्या वो चाहते हैं कि एस्केलेट ना हो मामला, पाकिस्तान के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो कुछ आज भारत ने किया उस पर उनका क्या वर्जन था, और वैसे उन्होंने पाकिस्तान को क्या कहा? उन्होंने जो इक़दामात पाकिस्तान ने लिए और जो इक़दामात पाकिस्तान कर रहा है अमन और इस्तेहकाम के लिए खित्ते में, ख़ास तौर पर मगरबी सरहद पर, उन्होंने उसको एक्नॉलेज भी किया और उसकी तारीफ भी की। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो आज कदम उठाया गया है ये बिल्कुल नामुनासिब दिखाई दे रहा है। वो ऑब्वियसली चाहेंगे कि सिचुएशन एस्केलेट न हो। तो मैंने उनसे अर्ज किया कि हम तो डी एस्केलेशन की बात कर रहे हैं। मैंने आपको मैं आपसे आपके जो यहाँ एम्बेसडर हैं पॉल जोन्स, उनको मेरी दरखास्त भी यही थी कि मैं आपसे बात करना चाहता हूं और मेरी बात करने का मुद्दा है कि आप भारत, आपके साथ उनके ताल्लुकात हैं, उन्हें समझाइए कि वो मामलात को मत बिगाड़ें, एस्केलेशन की तरफ मत जाएं। हमने एस्केलेशन नहीं की, एस्केलेशन भारत ने की है, जारहियत भारत ने की है, पाकिस्तान ने नहीं की। सब साथ में चाइना के हवाले से आप क्या कहिएगा? जो चाइना वो जा भी रही हैं और पाकिस्तान के बड़े ताल्लुकात हैं, भारत का तनाज़ात अपनी जगह, मगर बड़ा इकोनॉमिक इंटरेस्ट है दोनों ममालिक का आपस में। चाइना के हवाले से, चाइना के वजीर खारजा से मेरी गुफ्तगू हो चुकी और वो मेरे ख्यालात सुन चुके हैं और मैं उनके जज्बात से आगाह हूँ। चाइना ने हमेशा पाकिस्तान के मफादात को अहमियत दी है। हमारा गहरा और हमारा बाएतमाद दोस्त है। आज दफ्तर खारजा में मैंने चाइनीज एम्बेसडर इस्लामाबाद में जो तैनात हैं उन्हें मुद्दू किया और उनसे मैंने मजीद मशावरत की और मैंने मजीद जो कौम की जो तर्जुमानी है मैंने उन तक पहुंचाई है। बहुत शुक्रिया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी हमारे साथ मौजूद। OIC के इजलास में शिरकत नहीं करेगा अगर भारतीय वज़ीर ख़ारजा को दिया गया जो दावतनामा है OIC ने वापस ना लिया। अहम स्टेटमेंट पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा की तरफ से आया जो कल रात वाक़े का क्लेम है भारत की तरफ से। उस हवाले से भी DG ISPR ने गुज़िश्ता रात जो कुछ हुआ बताया। मेजर जनरल आसिफ कपूर ने बताया कि भारतीय एयरफोर्स ने गुज़िश्ता रात लाहौर, सियालकोट सेक्टर, फिर भावलपुर सेक्टर से मुदाखलत की कोशिश की और मुजफ्फराबाद के एक सेक्टर से फिर मुदाखलत की। कुछ देर के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल के अंदर भी आए और जाते हुए अपना पेलोड गिराते गए जो मानसहरा के इलाके में गिरा। रात को हमारा कॉम्बैट एयर पेट्रोल मिशन वाज इन एयर। सबसे पहले सियालकोट लाहौर के इलाके में इनकी पहली जो विजिबिलिटी रेडार पे आई दैट दे आर अप्रोचिंग टूवर्ड्स लाहौर सियालकोट बॉर्डर। तो हमारी उस वक़्त जो एक कैब टीम थी वो एयर से ही, जो कि सेंट्रल पोजीशन पाकिस्तान में थी, दे अप्रोच्ड एंड चैलेंज देम। दे डिड नॉट क्रॉस। वो तकरीबन 7-8 नॉटिकल माइल्स अपनी साइड पे रहे, लेकिन हमारी जो कैब एयर में थी वो उनके सामने जाके उसको चैलेंज किया। SOP के मुताबिक जब पहली कैब टीम जो थी वो वहाँ कमिट हो गई तो सेकंड कैब टीम ऑटोमेटिकली इन एयर हो गई। While they were facing the threat in लाहौर सियालकोट सेक्टर, एक और उनकी जो फॉर्मेशन थी वो काड़ा बहावलपुर के सेक्टर में हमारे रेडार्स ने पिक किया। तो जो दूसरी स्टैंड बाय टीम थी कॉम्बैट एयर पेट्रोल की, दे वेंट डाउन साउथ और उसको चैलेंज किया। तीसरी हमारी जो कॉम्बैट एयर पेट्रोल था जो कि नेक्स्ट इन लाइन इन एयर था, तब हमारे रेडार्स ने पिक किया कि एक ज़्यादा हैवी इनकी जो टीम है वो मुजफ्फराबाद सेक्टर में किरण वैली की तरफ से अप्रोच कर रही।
एंड दैट वाज अ हैवी टीम। जब हमारी तीसरी कैप टीम ने उस इलाके में जाके उनको चैलेंज किया, देन दे हैड क्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल। उसको चैलेंज किया तो 4 मिनट ये लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ आते हुए और जब चैलेंज किया और वापस जाते हुए। अब जब हमारी एयरफोर्स ने उनको चैलेंज किया, यहाँ से जो तंगधार सेलिएंट आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से उनकी इंट्रूजन हुई। 4 to 5 नॉटिकल माइल उनकी फॉर्मेशन अंदर आई, जिसको पाकिस्तान एयरफोर्स ने टाइमली और इफेक्टिवली चैलेंज करके रिपल्स किया। जाते हुए उन्होंने जो अपना पेलोड था उसको जेटसन किया। इतने डिस्टेंस से जो उस वक़्त एंगल था उसका एग्ज़िट का, जो उसका पेलोड था, वो जब्बा के मकाम पर 4 उनके जो बॉम्ब्स थे वो गिरे और वो वापस चले गए। लेकिन जब उन्होंने अपना पेलोड गिराया तो उस ट्रेजेक्ट्री पे वो जो बालाकोट है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आउट ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, वहाँ पे गिरा। भारतीय तैयारों ने लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी की और जाते जाते बम पाकिस्तानी इलाके में गिरा गए। पाकिस्तान ने जब 1948 में कश्मीर का कुछ हिस्सा आज़ाद करा लिया तो कश्मीर का कुछ हिस्सा पाकिस्तान के पास आया और कुछ पर भारत ने कब्जा कर लिया। इस तरह दोनों इलाकों के दरमियान का मुतनाज़ इलाका लाइन ऑफ कंट्रोल करार पाया। ये वो गैर मुस्तकिल सरहद है जहाँ कशीदगी रहती है। यहाँ सीज़ फायर मुआहदे की अक्सर खिलाफ वर्जी भी होती रहती है, जिसकी खबरें आती रहती हैं। गुज़िश्ता 2 साल के दौरान भारत ने सीज़ फायर मुआहदे की इतनी खिलाफ वर्जी की जितनी 70 साल में नहीं हुई। मगर उसके बाद, इस लाइन ऑफ कंट्रोल के बाद इंटरनेशनल बॉर्डर आता है जिसे दुनिया ने तस्लीम किया हुआ है और ये सरहद कश्मीर का इलाका ख़त्म होने के बाद शुरू होती है। इस इलाके में भारतीय तैयारे बॉम्ब फेंक कर फरार हुए और ये इंटरनेशनली नहीं हुआ है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड बाउंड्री है। जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसकी खिलाफ वर्जी तो होती रहती है, मगर भारतीय तैयारे पाकिस्तानी सरहद में आए, इंटरनेशनल बाउंड्री में आए, ये नहीं होता। इस वक्त मानसेरा के इलाके में क्या सूरत हाल है, हम बात करेंगे। वहाँ मौजूद हमारे नुमाइंदे कौसर सलीम मंगश से। कौसर सलीम, बहुत शुक्रिया। भारतीय मीडिया, भारतीय हुकूमत के बड़े बड़े दावे हैं कि 300 दहशतगर्द मार दिए, जो टेररिस्ट कैंप हैं उसके ऊपर हमला किया, नॉन मिलिट्री टारगेट था, बहुत बड़े बड़े दावे हैं। आप खुद गए, खुद अपनी आंखों से आपने देखा है, क्या देखा पाकिस्तान के अवाम को बताइए। जी शायद तकरीबन 2 घंटे पैदल सफ़र के बाद जब मकामी और मुल्की सतह के सहाफ़ियों की टीम, हम सारे लोग जब कंगड़ नाला की उस मकाम पर पहुँचे जहाँ के भारत के मुताबिक सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी, तो वहाँ हमने देखा कि ये एक मुकम्मल जंगल था और चारों तरफ पत्थर थे, कोई आबादी नहीं है, दूर एक छोटा सा मकान है। और यहाँ पर हमने देखा कि एक जगह पे 2 गड्ढे थे और एक जगह पे एक बड़ा गड्ढा था, कुछ दरख्त गिरे हुए थे और इसके अलावा और कोई यहाँ पे ना आबादी थी, ना कोई तबाही थी, तबाही का मंजर था। हमने उस जो मुबैना इंडिया की जानिब से सारा दिन ये वावेला किया जाता रहा कि यहाँ पे कोई दहशतगर्दों का ठिकाना था, जहाँ पे कुछ लोगों को हलाक किया गया है, किसी किस्म का कोई यहाँ ना कोई आबादी थी, ना कोई ठिकाना था, ना हमें कोई ऐसा कैंप नज़र आया। बल्कि रास्ते में हम आज सारा दिन मैं इधर मौजूद रहा हूँ और मैंने मुख्तलिफ लोगों से पता किया, मकामी अस्पतालों में हमने मालूम किया कि अगर कोई ऐसी स्ट्राइक हुई है और अगर उसमें कोई कैजुअल्टीज़ हुई हैं तो आखिर ये लाशें 200-300 लाशें कहाँ चली गईं, या अगर कोई ज़ख्मी हुआ है तो ये लोग इनको कहाँ ले जाया गया, न किसी अस्पताल में है। मकामी लोगों ने भी यही बताया है कि रात के 3 बजे के करीब हमने धमाके सुने हैं, सुबह आर्मी से पहले मकामी लोग वहाँ पर पहुँच गए थे। ये अगर आदमी कोई ये कहे कि आर्मी ने या किसी ने लाशें छुपा दी थी तो 200-300 के करीब लोगों की लाशों को छुपाना या कैजुअल्टीज़ को छुपाना नामुमकिन है, क्योंकि मकामी लोगों की आबादी, मकामी लोग वहाँ पहुँच गए। ज़्यादातर सोशल मीडिया पे आप लोग आज चेक कर सकते हैं कि ISPR से और हमसे भी पहले जो करीबी लोग नौजवान वहाँ पहुँचे हैं वो सारा दिन मुख्तलिफ उस इलाके के शाट वहाँ अपलोड करते हैं। कहीं से ये सबूत हमें नहीं मिला कि यहाँ पे कोई कैंप है या यहाँ पे कोई इस किस्म की कोई कैजुअल्टी हुई है। हाँ, हमने देखा कि यहाँ पे दूर वो जो मकान था वहाँ पे सुना है कि जब धमाका हुआ तो एक बुज़ुर्ग वो धमाके के खौफ के भागे हैं तो उनका दीवार से सर टकराया है या वो गिरे हैं, मामूली सी उनके पे चोट आई है। अदरवाइज़ इसके अलावा इस इलाके में किसी किस्म की कोई ऐसी कैजुअल्टी नहीं हुई या कोई नुकसान भी नहीं हुआ।
बहुत शुक्रिया कौसर सलीम। इलाद बता रहे थे भारतीय मीडिया, भारतीय हुकूमती दावे एक तरफ हैं, ग्राउंड रियलिटी जो ग्राउंड पर सिचुएशन है वो बिल्कुल उसके बरक्स नजर आती है। आखिर ये हुआ क्या कि भारतीय तैयारे पाकिस्तान के एयर स्पेस में आए। भारतीय दावा है कि बहुत लंबे टाइम के लिए रहे। पाकिस्तान का दावा है कि बहुत मुख्तसर टाइम के लिए 4 से 5 नॉटिकल माइल्स वो अंदर आए। कैसे पाकिस्तान की इंटरनेशनल बाउंड्री में ये गिराकर चले गए, किस तरीके से जो भारत की जो एयरफोर्स की टेक्नोलॉजी है और कैपेबिलिटी है इसके तहत ये हो सकता है, इस सब पर जरा तफसीलात आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। भारतीय हुकूमत के बड़े बड़े दावे, मीडिया भी यही दावे पीट रहा है कि भारतीय तैयारे पाकिस्तान के एयर स्पेस में आए, एक लंबे टाइम के लिए आए और पाकिस्तान की जो बाउंड्री है, बॉर्डर है, उसके अंदर आकर बाकायदा तौर पर उन्होंने ये एयर स्ट्राइक की, मगर पाकिस्तान इसकी नफ़ी कर रहा है। हमारे साथ एयर मार्शल रिटायर्ड रियाजुद्दीन शेख साहब मौजूद हैं जो कि बाकायदा तौर पर एयरफोर्स में इन चीज़ों को जो टेक्नोलॉजी है भारत और पाकिस्तान के पास, टेक्निकली किस तरीके से ये सब बातें मुमकिन हैं इसको जानते हैं। बहुत शुक्रिया एयर मार्शल साहब। ये बताइएगा सबसे पहले, आज वज़ीर ख़ारजा से भी सवाल हुए कि अगर आ गए थे भारतीय तैयारे पाकिस्तान के एयर स्पेस में तो उन्हें कैसे जाने दिया गया, उन्हें मार गिराया क्यों नहीं गया। ये जो कार्रवाई हुई है, जो वारदात हुई है, ज़रा आवाम के सामने रखिएगा कि क्या ये एक बेस्ट पॉसिबल रिस्पॉन्स था जो पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से दिया गया, ये से बेहतर रिस्पॉन्स हो सकता था? ये बिल्कुल सही है कि जो रिस्पॉन्स था, दिस वाज द बेस्ट रिस्पॉन्स दैट कुड हैव बीन देयर। और कुछ लोगों का ये ख्याल है कि क्यों रिस्पॉन्स में उनका जहाज़ क्यों नहीं गिराया गया। अगर जहाज़ गिराने की बात नहीं थी, रिस्पॉन्स की बात थी कि आप वहाँ पे पहुँचे हैं उस जगह पे जहाँ पे उनको वो थ्रेट हुआ है कि वो आपसे पहले वहाँ से भाग गए हैं। उनका टोटल पर्पस ये था कि कम एंड डू समथिंग विच इज़ गोइंग टू बी डेमोन्स्ट्रेटिव। वो किसी भी ऐसी जगह पे उनको जब आई एम नॉट श्योर कि उन लोगों ने जब स्ट्रेटजाइज़ किया इस सारे ऑपरेशन को, किस तरह उन लोगों ने इसको सोचा था कि करना है। मगर एक चीज़ ज़रूर है, जो आप इस सारे इंसिडेंट को एनालाइज करते हैं तो उसमें एक नज़र में आता है कि उनकी कोशिश ये की थी कि अगर पाकिस्तान के एयर डिफेंसेस को डिस्पर्स किया जाए। जो कॉम्बैट एयर पेट्रोल से वो एक साउथ ऑफ लाहौर था, एक लाहौर की तरफ से था, और देन फाइनली द लार्जर पेट्रोल 10-12 जहाज़ों का वो उस तरफ से आया जो बालाकोट की तरफ गया है। अब उनके मतलब कि उनका करना ये था कि हम लोगों ने जाके उस जगह पे अटैक करना है जहाँ पे उनको बताया गया था कि यहाँ पे कोई, या बताया गया था या कहा गया था कि जाके आप यहाँ पे अटैक करें और यहाँ पे आपने जाके अपना वेपन्स रिलीज़ करने या वेपन ड्रॉप करने। टू मोर पंक्चुअली आंसर योर क्वेश्चन कि क्या हम लोग इससे बेहतर रिस्पॉन्स कर सकते थे, आई डाउट इट, क्योंकि आपको सारी इंफॉर्मेशन जो है ये दिखेगा एक माउंटेनस टेरेन है जहाँ से ये जहाज़ों ने इंग्रेस किया है, मतलब कि पाकिस्तान की टेरिटरी लाइन ऑफ कंट्रोल को उन्होंने क्रॉस किया है। उसकी सारी इंफॉर्मेशन आपके पास नॉट नेसेसरली रडार से आती है, बट वी हैव अदर मीन्स थ्रू विच वी एक्चुअली गॉट टू नो दैट दे आर एक्चुअली कमिंग ऑन दिस साइड। मगर उन्होंने ये जो दो जुदा जगहों पे जो गए थे तो वहाँ पे हमारी जो पेट्रोल्स है, कम्बैट एयर पेट्रोल्स, वो दोनों उस तरफ हो गए थे। जब तक ये तीसरा पेट्रोल वहाँ पे पहुँचा है तब तक ये लोग यहाँ पे आके फिर भागने की कर रहे थे और उनको पता चल गया था कि अब यहाँ पे आ रहे हैं। ये बेसिकली टू आंसर बेसिकली वेदर देयर वाज अ बेटर रिस्पॉन्स, I doubt if they could have been by not us but by any air force of the world, whether it was the United States Air Force or any other air force, nobody could have had a better response than we did. और अगर ये जैसे कि आप बयान कर रहे हैं, फिर बतौर पायलट ही बताइएगा कि 3-4 मिनट का टाइम हो और भारतीय दावा के जी टारगेट पर आए, स्ट्राइक किया, वो हमने अपने रिपोर्टर को लिया तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो भी भारतीय दावे की तरफ से कहा जा रहा है। एक पायलट के तौर पर जो भारतीय जहाज़ों की टेक्नोलॉजी है और जो कैपेबिलिटीज़ हैं उसमें क्या हुआ होगा एग्जैक्टली? उनका दावा अपनी तरफ है मगर रियलिटी क्या होगी? वहाँ पे जब ये गए हैं तो उनके जहाज़ जो लेके गए हैं वो ज़्यादातर मिराज 2500 या 900 होंगे, जिसके ऊपर उनका नाइट विजन और नाइट ट्रेन फॉलोइंग इक्विपमेंट लगा हुआ था। ज़्यादातर उसका मेरा ख्याल है कि लैंटर्न इज़ द नेम ऑफ द इक्विपमेंट विच इज़ देयर ऑन द फ्रेंच एयरक्राफ्ट, इट इज़ ऑल्सो अ फ्रेंच इक्विपमेंट। इसका ऐसा है कि IR इक्विपमेंट है जो इंफ्रारेड पे चलता है और वो आपको सारे फोटोग्राफ्स ऐसे दिखाएगा जैसे आप दिन के वक्त फ्लाई कर रहे हो और दिन के वक्त आप देख रहे हैं जो टारगेट है उसको।
जब वो वहाँ पे पहुँचे हैं उन्होंने देखा है कि वहाँ पे जो चीज़ उनको नज़र में आनी चाहिए थी वो नहीं है। उन्होंने फ़ौरन अपना वेपन रिलीज़ किया है और हो सकता है पोस्ट हेस्ट किया है, क्योंकि उनको नज़र में आया कि उनके जो अपना सेंसर्स हैं उनके साथ के पाकिस्तान एयरफोर्स की कैप जो थी वो वहाँ पे पहुँच गई है, और अगर उन्होंने 1 या 2 मिनट और इस तरफ रहे तो दे आर बाउंड टू हैव एंगेजमेंट एंड पॉसिबली गेटिंग शॉट डाउन ओवर देयर। सो उन लोगों ने फटाफट वहाँ से निकलने की किया है, और उन्होंने जो भी उनके पास, मेरा ख्याल है खाली इनमें से 2 या 3 जहाज़ों ने शायद अपने वेपन रिलीज़ किए हैं। जो उन्होंने रिलीज़ किए हैं वो उस जगह पे ऐसे जगह पे गिरे हैं जिसका कोई बेसिक इफ़ेक्ट नहीं हुआ है। अब कल इंशाल्लाह जब यहाँ पे जाएंगे सब जर्नलिस्ट डिपेंडिंग ऑन द वेदर, तो वहाँ पे फिर पता चलेगा कि एग्जैक्टली किस किस्म का था। All information from the local जो भी मिली है, it's an open ground, there is nothing that is there, and they have just dropped a weapon over there which is basically not had any effect. जो crater जो नज़र में आ रहा है, also it is a very small crater. It seems that the weapon that has been dropped was fused for on blowing up on impact, and उसके भी sharpness के भी ऐसा कोई effect नहीं नज़र में आ रहा। जो चीज़ें वहाँ पे गिरी हुई हैं बॉम्ब की, जो बाकी चीज़ें रहती हैं, वो लगता है कि उसकी टेल फिन्स हैं या उसका रॉकेट मोटर है, कोई ऐसी चीज़ है जिससे उसके अंदर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बेसिकली कौन सा वेपन था। अभी तक उस जगह से वो चीज़ें उठाई नहीं गई हैं, मगर कल तक इसकी और वजाहत होगी। अच्छा, साथ में बताइए कि नॉटिकल माइल्स अगर अंदर आए हैं तो जो पेलोड गिराया वो ज़ाहिर है पाकिस्तान की खैबर पख्तूनख्वा में बालाकोट एरिया में जाकर गिरना, ये कैसे मुमकिन हुआ होगा इस वक्त टेक्नोलॉजी में? कितना टाइम लगा होगा इस सारे के सारे प्रोसेस में? ये असल में जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है जो सेंसर्स के थ्रू कि उन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 3 से 4 मिनट पाकिस्तान की एयर स्पेस में आए हैं। 3 से 4 मिनट का मतलब है कम से कम वो ये जब इस तरह के ऑपरेशन होता है तो ये 450 नॉटिकल माइल्स या 420 टू 480 नॉटिकल माइल्स नॉट्स के ऊपर जनरली इंग्रेस किया जाता है। और जब इस स्पीड पे इंग्रेस किया जाता है तो इसका जनरली जो इन स्पीडों का होता है 7 से 8 नॉटिकल माइल पर मिनट आप ट्रैवल कर रहे होते हैं। इसका मतलब है अगर 3 से 4 मिनट हमारी पाकिस्तान एयरफोर्स में रहे हैं, ये नहीं है कि ये खाली लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस किया है। Possibly they have also come not quite into the Pakistan international boundaries. They may have, I'm not very sure, magar I think they may have released the weapons standing outside the international borders and dropped it from there. वो हो सकता है, मगर they have stayed that means somewhere around हमारे पाकिस्तान टेरिटरी के अंदर लाइन ऑफ कंट्रोल के बाद कम से कम ये नहीं भी तो 10-12 नॉटिकल माइल अंदर आए हैं। 10-12 नॉटिकल माइल्स का मतलब है कोई 15-20 से ज़्यादा किलोमीटर अंदर आए हैं जहाँ से उन लोगों ने ये वेपन रिलीज़ किया है। बहुत शुक्रिया। रिटायर्ड रियाजुद्दीन शेख साहब मौजूद थे, इस हवाले से तफसीलात दे रहे थे। अब हुकूमत ने जॉइंट सेशन पार्लियामेंट का जुमेरात को बुलाया है। अपोजिशन इस अहम मामले पर जब पाकिस्तानी हुकूमत, पाकिस्तान की सिविल और अस्करी क़यादत दोनों कह रहे हैं कि भारत को जवाब दिया जाएगा, अपोजिशन कहाँ खड़ी है, क्या कहेगी? हमारे साथ साबिक वज़ीर ख़ारजा ख्वाजा आसिफ, साबिक वज़ीर ख़ारजा हिना रब्बानी खैर दोनों मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे। पाकिस्तान की मिलिट्री और सिविल क़यादत ने ऐलान कर दिया है कि भारत को जवाब दिया जाएगा, सरप्राइज़ किया जाएगा। जो अपोजिशन है पाकिस्तान की वो क्या हुकूमत के और रियासत के इस इक़दाम के साथ खड़ी होगी? जॉइंट सेशन पार्लियामेंट का होने जा रहा है। ख्वाजा आसिफ साहब साबिक वज़ीर ख़ारजा, हिना रब्बानी खैर साबिक वज़ीर ख़ारजा दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वाजा आसिफ साहब, आप बताइएगा, ज़ाहिर है आपकी हुकूमत भी इस बात की हामी थी कि पाक भारत ताल्लुकात बेहतर हो, मगर अब भारत ने स्ट्राइक की, पाकिस्तान कह रहा है पाकिस्तान जवाब देगा, पाकिस्तान दुरुस्त करेगा। अगर जवाब देगा अपोजिशन साथ खड़ी होगी? जी बिल्कुल, जहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी के मसाइल हैं शाहजेब, उसमें हम बिल्कुल हम एक यकजहती का मुजाहरा कर भी रहे हैं और करेंगे भी। ये कतई तौर पे मुनासिब नहीं है कि नेशनल सिक्योरिटी के मसलों के को जो सियासत की नज़र किया जाए। हमारे बड़े शदीद इख्तलाफात हैं हुकूमत के साथ, बहुत शदीद इख्तलाफात हैं, लेकिन वो सारे अंदरूनी इख्तलाफात हैं। जब दुश्मन जो है, एक हमारा अज़ली दुश्मन जो है हमारी सरज़मीन पे हमलावर होता है, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है वसीयत पाकिस्तानी
कि हम सब मिलके जो है उस दुश्मन का मुकाबला करें और उसकी जारहियत का जो है वो उसका जवाब दें। इसमें कोई शक नहीं है। मैंने आज असेंबली में भी कहा, बाकी लोगों ने भी यही बात जो है रिपीट की, इसका इआदा किया इस बात का, और हम बिल्कुल हमें रिस्पॉन्ड करना चाहिए। एस्केलेशन जो है वॉर की या एस्केलेशन जो है टेंशन की, वो कोई हमारे दोनों मुल्कों के लिए दुरुस्त नहीं है। लेकिन जब हमारी सरजमीन की खिलाफ वर्जी होगी तो हमारा जवाब देना बनता है और ज़रूर देना भी चाहिए। ये नेशनल सिक्योरिटी के मामलात पे किसी किस्म का समझौता नहीं होना चाहिए। उन्होंने पहल की है। हमारे यहाँ से जितने भी अश्योरेंसेस गई थी, मेरा नहीं ख्याल कि उसके बाद जो है हिंदुस्तान को इस किस्म का कोई कदम उठाना चाहिए था। उनके वहाँ पे इलेक्शन है और चुनाव है वहाँ पे, और उसकी कंपल्शंस पॉलिटिकल उनकी हैं। तो वाई शुड ऑन आर एक्सपेंस प्रेसिडेंट मोदी बेनिफिट पॉलिटिकली? नॉट एट ऑल। ही शुड बी पेड बैक इन द सेम कॉइन्स, और उनको कोई हमारे एक्सपेंस के ऊपर जो है वो फ़ायदा जो है पॉलिटिकल नहीं उठाने देना चाहिए। और सब वज़ीर-ए-आज़म था कि जंग शुरू करते इंसान है मगर फिर उनके हाथ से निकल जाता है मामला। आप समझते हैं कि अगर वहाँ पर इलेक्शंस की कंपल्जन है तो वो तो अपनी जगह पर रहेंगी। अब भारत ने जब ये मामला शुरू कर दिया है, नहीं सुनी पाकिस्तान की बात, और पाकिस्तान कह रहा है कि पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करेगा, तो वहाँ पर फिर इलेक्शन की कंपल्जन और ज़्यादा मोदी पर प्रेशर डालेगी कि अब आप भी रिस्पॉन्ड करें। तो इस सारे के सारे मामले में आप समझते हैं कि पाकिस्तान और भारत फिर एक जंग की तरफ जा रहे हैं? इंटरनेशनल प्लेयर्स बीच में आकर रोक सकते हैं इस मामले को? शाहजेब, इस चीज़ का ख़तरा ज़रूर एस्केलेशन का रहेगा। ये कोई वॉर गेम्स नहीं है, ये तो एक किस्म की एक रियल सिचुएशन को हम इस वक्त कन्फ्रंट कर रहे हैं। इसका मैं बिल्कुल रूल आउट नहीं करूँगा कि एक एस्केलेशन का ख़तरा जो है मौजूद रहेगा। लेकिन अगर हम इस हमले को जो है इसी तरह कबूल करके और इसको इग्नोर करते हैं तो वो भी कौमी हमीयत का और कौमी गैरत का मसला है। उसको इस तरह इग्नोर भी नहीं किया जा सकता। हम नहीं चाहते कि एक्सकलेशन हो, लेकिन अगर हमारी सरजमीन की खिलाफ वर्जी होगी तो मेरा ख्याल है कि हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम उसका जवाब दें। अगर ये आज जवाब हुकूमत की तरफ से गया है तो ज़रूर उसकी जो है उसकी वक्त आने पे इस चीज़ को अमली जामा भी बनाना चाहिए। हिना रब्बानी खर साहब वज़ीर ख़ारजा भी और उसके बाद भी पाक भारत अमन की मुज़ाकरात की बहुत बड़ी हामी रही हैं। आप हमेशा कहती हैं कि जो अमन के डिविडेंड हैं, जो पीस के डिविडेंड हैं, वो सबसे बड़े होते हैं। मगर अब जो पाकिस्तान की तमाम यकीन दहानियों के बावजूद भारत ने कार्रवाई की है, पाकिस्तान कह रहा है कि पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करेगा तो दुरुस्त करेगा। आप समझती हैं अपोजिशन में होते हुए कि पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा भारत ने? जी शाहजेब, मेरे नज़र में देखें, आज का दिन एक बहुत ही अफसोसनाक और भयानक दिन है। और मेरे नज़र में आज के दिन इंडियन साइड ऑफ द बॉर्डर का तो मुझे नहीं पता, क्योंकि वहाँ पे तो जिस किस्म का हॉकिज़म और वॉर मॉन्गरिंग उनके नेशनल नैरेटिव में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बड़ी सक्सेसफुली इनकलकेट कर दी है और एक एक्सट्रीमिस्ट इंडिया को दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया है। वो तो एक अपनी जगह। हम पाकिस्तान में ये मानते थे, हम जैसे लोग जो हमेशा पीस की बात करते हैं, कि अगर मिलिट्री इक्विलिब्रियम नहीं भी होता, अगर इंडिया हमसे बहुत बड़ा भी है, अगर इंडिया के पास हमसे बहुत ज़्यादा वसाइल भी हैं, बट विल नेवर कम टू अ डे जब इंडिया पाकिस्तान की टेरिटोरियल सॉवरेनिटी को डायरेक्टली थ्रेटन करेगा। आपने देखा कि उन्होंने इतना बेबुनियाद मवाज़ बनाकर कि जी वहाँ पे मिलिटेंट कैंप्स थे, जो वहाँ पे तो ना कोई एक इंसान भी मारा नहीं गया और ना किसी किस्म के कैंप्स एग्जिस्ट करते हैं, और एक डिफेंस मेकनिज़म को इस्तेमाल करते हुए ये अटैक किया अपनी नेशनल नैरेटिव को अपीज़ करने के लिए और अपने इलेक्शंस को बचाने के लिए। मुझे याद है वाजपेयी साहब का वो अल्फाज कि जब उनके ऊपर बहुत प्रेशर हो रहा था कि पाकिस्तान के साथ कुछ किया जाए, तो उन्होंने कहा था कि जब हिस्ट्री मुझे इस बारे में लिखेगी तो हम हिस्ट्री को क्या कहेंगे, हमने ये जंग क्यों की, हमने ये जंग गुस्से में की या गुस्से को फ़रोग देने के लिए की। सो दैट्स नॉट अ गुड। यहाँ पे शाहजेब आपने पार्लियामेंट के अंदर
मुझे खुशी हुई कि एक बिल्कुल कैटेगोरिकल मैसेज मिला है पूरी दुनिया को भी और पाकिस्तान की आवाम को भी, और वो ये है कि हमारे इख्तलाफात इस हुकूमत के साथ अपनी जगह लेकिन जहाँ पे पाकिस्तान की सालमियत का इशू आता है, जहाँ पे एक अग्रेसिव नेशन का पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने का इशू आता है, वहाँ पे पूरी कौम इस पार्लियामेंट के ज़रिए यकजा और इकट्ठे खड़ी है। तो साहब फिर आपने जैसे कहा कि जो मोदी ने प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने नैरेटिव एक बिल्ड करने के लिए फिर इलेक्शन आ रहे हैं, उसके लिए सारा का सारा क्या पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करता है? मैं आपसे भी ये सवाल पूछना चाहूँगा। तो वहाँ पर मीडिया भी इस वक्त हॉकिश है, सियासतदान भी बहुत ज़्यादा जंगी जुनून का शिकार हैं, अब तो अपोजिशन भी सपोर्ट कर रही है उन्हें, उनके इस जंगी जुनून को। तो आप समझती हैं कि फिर एस्केलेशन और ज़्यादा होगी, एक जंग की तरफ अनफॉर्चुनेटली जा रहा है ये खित्ता पाकिस्तान और भारत? देखें, भारत ने कोई जगह नहीं छोड़ी। अब हम किस तरह रिस्पॉन्ड करते हैं, मेरे नज़र में हमें अभी भी रिस्पॉन्सिबली और विद रिस्ट्रेंट एंड विद अ लॉन्ग टर्म अप्रोच। लेकिन मैं आपको बार बार ये कह रही हूँ, देखिए एक नेशन को कोई एक जगह ऐसी आती है वेयर यू लेफ्ट विद फ्यूअर ऑप्शंस और लिटिल ऑप्शंस। भारत ने एस्केलेशन का पहला स्टेप तो ले लिया है। उन्होंने पाकिस्तान ने बार बार ये कहा कि जी हम ये सारे इश्यूज़ आपके साथ डिस्कस करने के लिए तैयार हैं, और मेरी नज़र में अगर आप पिछले 10-15 सालों की ट्रैजेक्टरी देखें तो पाकिस्तान एक्सट्रीमिज़म से निकल कर एक्सट्रीमिस्ट एंटिटीज़ को किसी किस्म की सपोर्ट ना देना पाकिस्तान का एक डिफाइनिंग फीचर रहा है। और दूसरी तरफ आप इंडिया के मोदी के इंडिया को देखें तो वहाँ पे एक्सट्रीमिज़म उनका डिफाइनिंग फीचर रहा है। वहाँ पे अब कश्मीर तक स्टेट टेररिज्म नहीं है, अब स्टेट टेररिज्म मुंबई की स्ट्रीट्स पे भी आ गया है, जहाँ पे काऊ लिंचिंग होती है, जहाँ पे इंसानों का कत्ल किया जाता है काऊ माता के लिए। सो ये जो एक एक्सट्रीमिस्ट इंडिया हमारे सामने नज़र आ रहा है, एक बिलिगरेंट इंडिया हमारे सामने नज़र आ रहा है, और वो इंडिया जब बराए रास्त पाकिस्तान को, जो रेड लाइन, में बार बार ये कह रही हूँ, ये पाकिस्तान की रेड लाइन नहीं है, ये UN चार्टर ने रेड लाइन इस्टेब्लिश की हुई है। तो आज जब वो ये कर देंगे और हमारा रिस्पॉन्स किसी किस्म का, मेरे नज़र में एक मुल्क के पास हमेशा मुख्तलिफ रिस्पॉन्सेस की ज़रूर एक लिस्ट होती है, और हमारा अगर रिस्ट्रेंड रिस्पॉन्स है जो कि अब तक रहा है, उससे आगे नहीं जाते तो कल को भारत यही सोचेगा कि आज हम 40 किलोमीटर में हमने कुछ किया, कल हम शायद 80 किलोमीटर में कर लें। तो इसलिए मैं सिर्फ फ्रॉम अ प्रैक्टिशनर पॉइंट ऑफ व्यू कह रही हूँ, फ्रॉम अ पॉलिसी पॉइंट ऑफ व्यू कह रही हूँ, इसलिए दूसरे मुल्क के पास ऑप्शंस हमेशा जब इस तरह का कोई एक्ट हो तो लिमिटेड रह जाती हैं। मैं कहीं पे भी ये नहीं मानती कि जंगी जुनून, बेशक वो भारत में हो, बेशक पाकिस्तान के कई लोग उसको प्रमोट करें, उससे कुछ भी दरअसल होता है। हमने 3 जंगें, प्रॉपर जंगें लड़ी हुई हैं, ना उससे कश्मीर का इशू रिजॉल्व हुआ, ना कोई और इशू रिजॉल्व हुआ। लेकिन जब एक बिलिगरेंट एक्सट्रीमिस्ट नेशन मैनी टाइम्स योर साइज अपनी अग्रेसिव बिहेवियर पे ऊपर तुल आए और आपकी सॉवरेनिटी को चैलेंज करे इस तरह, तो ऑप्शंस अगेन अनफॉर्चुनेटली वी बीन placed at a spot where the options become very limited. बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थी ख्वाजा आसिफ साहब, हमारे साथ मौजूद थे अमन की ख्वाहिश रखने वाले, अमन की बात करने वाले और बतौर वज़ीर ख़ारजा कोशिशें करने वाले जो साबिक़ वज़ीर ख़ारजा हैं, वो भी कह रहे हैं कि भारत ने पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा। अमन की बात करने वाली हुकूमत कह रही है कि ऑप्शन नहीं छोड़ा, और अस्करी क़यादत भी कह रही है जो अमन की बात कर रहे थे कि अब भारत को जवाब दिया जाएगा। बड़ी बदकिस्मती से नरेंद्र मोदी साहब की पॉलिसीज़ ने इसको, इस वक्त खित्ते को जंग की तरफ धकेलने की कोशिश की। आज के प्रोग्राम में इतना ही, आपसे कल के प्रोग्राम में मुलाकात हो जाती है। अल्लाह हाफ़िज़।